Hello everyone. Today this is our session number 31, and in this session we are going to learn about function in C language. If we talk about our previous session, that what we had learned in our previous session. So in our previous session we covered the topic of patterns in C programming language. But today in this session we are going to learn about functions in C programming language. आज हम हमारे इस सेशन में ये देखने वाले हैं कि कैसे हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर फंक्शन का कंसेप्ट इम्प्लीमेंट करते हैं और कैसे हम यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। ठीक है, तो लेट्स प्रोसीड, स्टार्ट करते हैं हम। तो जैसा कि आपको यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है टॉपिक है ना, फंक्शन इन सी लैंग्वेज। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि यार ये जो आपने देखा है फंक्शन इन सी लैंग्वेज है ना, कि यार ये होता क्या है। तो अगर हम बात करते हैं फंक्शन की, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है आपको, सबसे पहले फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। अगर हम बात करते हैं कि फंक्शन होता क्या है, तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, तो आप सिंपली यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन सिंपली ब्लॉक होता है। किसका ब्लॉक होता है यहाँ पर, तो फंक्शन यहाँ पर सिंपली ब्लॉक होता है आपके स्टेटमेंट्स का, जो कि क्या करता है, परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करता है, कुछ एक स्पेसिफिक टास्क। या इन अदर वर्ड्स आप सिंपली ऐसा भी बोल सकते हैं कि फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स। सेल्फ कंटेन्ड मतलब क्या, खुद में ही कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होते हैं, जो कि क्या करते हैं, कुछ एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने का काम करते हैं। लाइकवाइज अगर हम बात करते हैं, जो कॉमन एग्जांपल अभी तक आपने आपके इतने सारे प्रोग्राम्स में देखा है ना, तो हम ऐसा बोलते हैं अपना नॉर्मल हेलो वर्ल्ड का ही अगर मैं प्रोग्राम की बात करूं, तो हेलो वर्ल्ड के प्रोग्राम में आप यहाँ पर क्या बनाते हो, वॉइड मेन। मेन क्या होता है, आपका फंक्शन होता है। अब वॉइड मेन आपका एक फंक्शन हो गया है। अब उस फंक्शन के अंदर अगर आपने यहाँ पर मोर देन वन स्टेटमेंट अगर लिखे हैं, फॉर एग्जांपल आपने पहला स्टेटमेंट लिख दिया है प्रिंट एफ हेलो वन, प्रिंट एफ हेलो टू, प्रिंट एफ हेलो थ्री। तब यहाँ पर मेन क्या हो गया आपका एक फंक्शन, उसके अंदर आपने यहाँ पर तीन स्टेटमेंट मेंशन कर दिए है, हेलो वन, हेलो टू और हेलो थ्री। तो मैं क्या बोलूंगा, फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड, खुद में ही कंटेन्ड क्या है, ब्लॉक किसका, स्टेटमेंट्स का, जो कि क्या कर रहा है, यहाँ पर परफॉर्म कर रहा है। क्या परफॉर्म कर रहा है, कुछ एक स्पेसिफिक टास्क। तो फंक्शन मतलब क्या, फंक्शन इज अ सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल में देखें, तो रियल लाइफ एग्जांपल में हम ऐसा बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है ना, अब वो स्टूडेंट है तो मे बी अगर उसका बर्थडे आता है तो वो स्कूल में सेलिब्रेट करेगा, फिर घर पे उसके बर्थडे की पार्टी रहेगी, मतलब घर पर उसका बर्थडे का फंक्शन रहेगा। ठीक है, फिर अब उसके उस स्टूडेंट के स्कूल में अगर फेयरवेल पार्टी होती है ना, तो उस केस में आप क्या बोलेंगे कि यार यहाँ पे फेयरवेल का फंक्शन है। फिर अगर उसके कॉलेज में फ्रेशर्स की पार्टी होती है, तो आप क्या बोलेंगे, क्या वो फ्रेशर्स पार्टी मतलब फ्रेशर्स का फंक्शन है। ठीक है, तो इस वे में आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पर हर एक स्पेसिफिक फंक्शन कुछ एक स्पेसिफिक टास्क का क्या कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आप बात करें यहाँ पर फंक्शन की, तो फंक्शन क्या होता है, सेल्फ कंटेन्ड ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक टास्क, जो कि क्या करता है, कुछ एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने का काम करता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें, क्या चलो ठीक है, ये तो मुझे समझ में आ गया क्या फंक्शन मतलब, जैसे मैंने एग्जांपल लिया वॉइड मेन का। क्या वॉइड मेन के अंदर मैंने अगर मोर देन वन स्टेटमेंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्या प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, प्रिंट एफ वेलकम वर्ल्ड, प्रिंट एफ बाय वर्ल्ड, मैंने ऐसा कुछ लिख दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप सिंपली ऐसा बोल सकते हो कि वो एक स्पेसिफिक फंक्शन के अंदर मल्टीपल स्टेटमेंट्स है और वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पर प्रिंटिंग का एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। अब अगर हम बात करते हैं इसके अलावा और क्या बोल सकते हैं हम, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, लेट्स से यू आर राइटिंग अ सी प्रोग्राम एंड यू नीड टू परफॉर्म अ सेम टास्क इन दैट प्रोग्राम मोर देन वंस। इन सच केस यू हैव टू ऑप्शंस। मतलब अगर आप यहाँ पर कोई सी का प्रोग्राम क्रिएट कर रहे हैं, है ना, और अगर आपको अपने प्रोग्राम के अंदर सेम टास्क को रिपीटेड मैनर में अगर परफॉर्म करना है, तो फिर अब उस केस में आप क्या करेंगे, या तो वो सेम टास्क के लिए आप जो स्टेटमेंट्स लिखने वाले हैं, जो लॉजिक लिखने वाले हैं, वो n नंबर ऑफ टाइम्स लिखिए और अपना टास्क परफॉर्म करें, या फिर वन टाइम आप क्या कर देंगे, फंक्शन क्रिएट कर देंगे। मतलब आपने क्या कर दिया है कि वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपने वो जो सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है उसको वन टाइम लिख दिया है, बोले तो आपने वहां पर उसके लिए फंक्शन क्रिएट कर दिया है, और n नंबर ऑफ टाइम्स आप उस स्पेसिफिक फंक्शन को क्या कर लेंगे, कॉल कर लेंगे, जब भी आपको वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट रहेगी तब।
तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, क्या फर्स्ट पॉइंट क्या है, यूज द सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एवरी टाइम यू वांट टू परफॉर्म द टास्क, और क्रिएट अ फंक्शन टू परफॉर्म दैट टास्क एंड जस्ट कॉल इट एवरी टाइम यू नीड टू परफॉर्म दैट टास्क। ठीक है, या तो आप एक बार में उसे फंक्शन को क्रिएट कर दो और उसके बाद में जब भी आपको सेम टास्क परफॉर्म करना है रिपीटेड मैनर में, तो आप उसका क्या कर लेंगे, फंक्शन कॉल कर लेंगे। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं कि हम फंक्शन किस पर्पज से पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा है कि फंक्शन क्या होता है, सेल्फ कंटेंट ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, मतलब वो फंक्शन के अंदर आप बहुत सारे स्टेटमेंट्स लिखते हैं जो कि क्या करता है, परफॉर्म करता है। क्या परफॉर्म करता है, कुछ एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। वो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए आप फंक्शन अगर क्रिएट करते हो तो वो ज्यादा प्रेफरेबल मैनर कंसिडर होता है एज कंपेयर टू राइटिंग द सेम सेट ऑफ कोड रिपीटेड मैनर इन योर प्रोग्राम। ठीक है, अब ये तो मैंने ऐसा बोला है, तो अब अगर हम बात करते हैं कि ए और बी में से जो बेस्ट प्रैक्टिस है वो क्या है, तो आपका जो ऑप्शन बी है वो क्या है, आपकी गुड प्रैक्टिस है कि जो प्रोग्रामर होते हैं वो क्या करते हैं, फंक्शंस का यूज करके अपनी प्रोग्रामिंग करते हैं। ठीक है, फिर अब अगर हम बात करते हैं कि यार इसके अलावा और क्या आता है, तो अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है, व्हाई वी नीड फंक्शंस इन सी। आपको क्या रिक्वायरमेंट लगी फंक्शंस की, किसके अंदर, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। तो जैसा कि अभी हमने देखा है यहाँ पर कि यार हम क्या कर रहे थे, हम यहाँ पर किसी भी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, है ना, क्या क्रिएट कर रहे थे, फंक्शन। क्यों क्रिएट कर रहे थे, कि अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे सेम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रिपीटेड मैनर में अपने प्रोग्राम में लिखना पड़ रहे हैं, तो मैं रिपीटेड मैनर में ना लिखते हुए वन टाइम उसे फंक्शन के अंदर लिख दूंगा, और फिर उस केस में मैं यहाँ पर एन नंबर ऑफ टाइम्स उस स्पेसिफिक फंक्शन को कॉल कर लूंगा अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो अब इससे होगा क्या, तो जैसा कि आपके पास में सबसे पहला पॉइंट है क्या, टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ कोड। अब इम्प्रूव करेगा क्या, रीडेबिलिटी किसके, आपके कोड की। कैसे रीडेबिलिटी इंप्रूव हो जाएगी, तो सिंपल सी बात है ना, कि अगर आप कोई स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, है ना, एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, है ना, और अगर वो टास्क रिपीटेड मैनर में अगर यूज हो रहा है, तो अगर आपको ये देखना है कि यार यहाँ पर रिपीटेड मैनर में जो मैं यहाँ पर फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, जो कोई एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो वो कहाँ है और क्या लिखा हुआ है उसमें, तो आप वन टाइम उस फंक्शन पर जाएंगे, उस वन टाइम में फंक्शन को आप गो थ्रू करेंगे, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये मेरा स्पेसिफिक फंक्शन कोई एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म कर रहा है। अब जहां पर भी मैं उस फंक्शन की कॉलिंग करता हूं, तो मुझे हर बार फंक्शन पर जाकर ये नहीं देखना रहेगा कि ये फंक्शन किस पे में वर्क कर रहा है। सिंपल सी बात है, आपने एक बार फंक्शन देख लिया है, एक बार फंक्शन को आपने गो थ्रू कर लिया है कि हाँ ये फंक्शन इस टाइप से टास्क परफॉर्म कर रहा है, तो फिर उसके बाद में वो फंक्शन को आप एन नंबर ऑफ कॉल करते हैं, एन नंबर ऑफ टाइम्स अगर कॉल करते हैं, तो हर बार नेसेसरी नहीं है कि आपको फिर से फंक्शन पर जाकर उसकी वर्किंग को देखना पड़े। ठीक है, ये पॉइंट तो मुझे समझ में आ गया। फिर अगर हम बात करते हैं इम्प्रूव्स द रीयूजेबिलिटी ऑफ द कोड। अब ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है, क्या इम्प्रूव करता है, रीयूजेबिलिटी किसके, आपके कोड की। कि आपने अगर वन टाइम कोई स्पेसिफिक सेट ऑफ कोड लिख दिया है, तो आप उसको एन नंबर ऑफ टाइम क्या कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है, डिबगिंग ऑफ द कोड वुड बी इजियर इफ यू यूज फंक्शंस एज एरर आर इजी टू बी ट्रेस्ड। मतलब क्या, कि अब सिंपल सी बात है कि यार आपने अगर एक फंक्शन क्रिएट किया है और उसको अगर आपने 10 टाइम्स कॉल किया है, ठीक है, अब अगर इस केस में कोई स्पेसिफिक फंक्शन आपने यूज किया और उसको आपने 10 टाइम कॉल किया है, और अगर आपका प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा है, तो आप वन टाइम आपका एक फंक्शन को चेक करोगे, तो वन टाइम चेक करने पर जहां पर 10 टाइम से उस फंक्शन की कॉलिंग हो रही है, वहां पर एरर आने के चांसेस रिड्यूस हो जाएंगे ना, क्योंकि एक बार अगर आपने करेक्शन किया है तो वो करेक्शन आपके 10 प्लेसेस पर क्या रहेंगे, एप्लीकेबल रहेंगे। ठीक है, तो इससे अगर मुझे ये समझ में आता है कि अगर कहीं पर एरर आ रही है और वो किसी स्पेसिफिक फंक्शन में आ रही है, तो मैं डायरेक्टली उस फंक्शन को अप्रोच करूंगा और अपनी एरर को क्या करूंगा, रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, फिर अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट पॉइंट तो क्या देखे रखा है, रिड्यूसेस द साइज ऑफ द कोड। सिंपल सी बात है, अगर आप यहाँ पर रिडंडेंट मैनर में कोड नहीं लिखेंगे तो आपकी प्रोग्राम की साइज रिड्यूस हो जाएगी। डुप्लीकेट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स आर रिप्लेस्ड बाय फंक्शन कॉल्स। ऑब्वियसली कि यहाँ पर जो डुप्लीकेट सेट ऑफ स्टेटमेंट्स अगर आप लिखते हैं, तो वो आपका वन टाइम हो जाएगा, और उसको आप रिप्लेस कर दोगे आपके फंक्शन कॉल से, कि जहां पर भी आपको वो टास्क को परफॉर्म करने की रिक्वायरमेंट लगती है, तो वहां पर आप क्या कॉल कर देंगे, फंक्शन को कॉल कर देंगे। वहीं पर अगर हम बात करते हैं, क्रिएट्स मोर मेंटेनेबल एंड रीडेबल कोड। ये बहुत ही अच्छा क्या करेगा, आपका कोड को मेंटेनेबल फॉर्म में प्रेजेंट करेगा और रीडेबल फॉर्म में
प्रेजेंट करेगा। क्योंकि ऑब्वियसली यार आप यहाँ पर अगर कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं और वो 10 प्लेसेस पर अगर यूज हो रहा है तो वन टाइम जहाँ पर आपने फंक्शन लिखा है उसी को वहाँ पर मैनेज करना रहेगा। और अगर मुझे देखना है कि यहाँ पर ये फंक्शन क्या स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर रहा है तो मैं डायरेक्टली फंक्शन पर जाकर वहाँ पर उसे रीड आउट कर अपने उस फंक्शन के स्पेसिफिक टास्क को क्या कर सकता हूँ, देख सकता हूँ कि ये फंक्शन मेरा क्या टास्क परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये रहे आपके सामने कुछ आपके फंक्शंस के पॉइंट्स, है ना। एक बार आप इन पॉइंट्स को गो थ्रू करिए। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है इसमें, तो अब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पर आपके टाइप्स ऑफ फंक्शन। या फंक्शन के केस में हमने अभी ये डिस्कस किया कि फंक्शन होता क्या है, फिर हमने देखा क्या व्हाट इज द नीड ऑफ फंक्शन। फिर अब अगर हम बात करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है टाइप्स ऑफ फंक्शन। अब अगर हम बात करते हैं फंक्शन के टाइप्स की, तो जैसे कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है यहाँ पर देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शन। फर्स्ट वन इज प्री डिफाइंड और स्टैंडर्ड और लाइब्रेरी फंक्शंस, एंड सेकंड वन इज यूजर डिफाइंड फंक्शन। है ना, नाम से ही समझ में आ रहा है प्री डिफाइंड। प्री डिफाइंड मतलब ऐसे फंक्शंस जो पहले से डिफाइंड होंगे, ऑलरेडी डिफाइंड होंगे। उन फंक्शंस को हम स्टैंडर्ड फंक्शंस भी बोल सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी डिफाइंड है, बने बनाए फंक्शंस है। या फिर हम उसे ऐसा लाइब्रेरी फंक्शंस भी बोल सकते हैं। वहीं पर यूजर डिफाइंड फंक्शन मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऐसे फंक्शंस जो कि कौन डिफाइन करेगा, आपके यूजर डिफाइन करेंगे। क्या और कैसे, तो देखते हैं हम यहाँ पर इन टाइप्स ऑफ फंक्शंस को डिटेल में। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है, आपको सबसे पहले देख के रखा हुआ है प्री डिफाइंड या फिर स्टैंडर्ड या फिर लाइब्रेरी फंक्शन। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस आर आल्सो नोन एज बिल्ट इन फंक्शन, कि जो आपके स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, या आप ऐसा बोलेंगे जो आपके प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, या आप ऐसा बोलेंगे जो आपके स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं, या आप सिंपली ऐसा बोलेंगे जो आपके लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, उनको आप बिल्ट इन फंक्शन भी बोल सकते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस मतलब whose definition part is already written, है ना, जिसका डेफिनेशन पार्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है और आप डायरेक्टली उन फंक्शंस को क्या करते हो, आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करते हो। तो अब अगर हम यहाँ पर ऐसे कुछ एग्जांपल्स देखें, तो जैसा कि अभी तक हमने प्रोग्रामिंग करी है, तो उन प्रोग्राम्स में हमने गेट सी एच का यूज किया है, गेट कैर का यूज किया है, प्रिंटफ का यूज किया है, हमने स्कैनफ का यूज किया है। तब ये सारे फंक्शंस क्या है आपके, तो ये सारे फंक्शंस आपके प्री डिफाइंड फंक्शंस है। और ये सारे फंक्शंस का जो डेफिनेशन पार्ट है वो आपके स्पेसिफिक हेडर फाइल्स के अंदर डिफाइंड है। या जो हेडर फाइल्स आप आपके प्रोग्राम में इंक्लूड करते हैं, है ना, लाइक stdio.h, conio.h, है ना, math.h, stdlib.h, तो इन हेडर फाइल्स के अंदर जो आपके पास में जो आप फंक्शंस यूज करते हैं उनका डेफिनेशन पार्ट क्या है, मेंशन है। तब जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है, फंक्शन सच एज puts, gets, printf, scanf etc are standard library functions. These functions are already defined in header files. Example, printf function is defined in stdio.h header file. So in order to use printf function, we need to include stdio.h header file in our program using hash include stdio.h. अगर हम बात करते हैं हमारा CLR SCR फंक्शन, अगर हम बात करते हैं हमारा गेट सी एच फंक्शन, तब ये किस में प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपके conio.h हेडर फाइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये तो किसकी बात हुई, आपकी प्रीडिफाइंड फंक्शन की। अब अगर हम बात करते हैं क्या प्रीडिफाइंड फंक्शन के अलावा भी कोई फंक्शन है क्या, यस, हमने अभी तो देखा है यहाँ पर कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फंक्शंस। फर्स्ट वन इज प्रीडिफाइंड एंड अनदर वन इज यूजर डिफाइंड। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शन की, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है कि यूजर डिफाइंड फंक्शन होता क्या है, तब आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, द फंक्शंस दैट वी क्रिएट इन अ प्रोग्राम आर नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ऐसे फंक्शंस जो कि आप आपके प्रोग्राम में क्रिएट करते हो, अब आप क्रिएट करते हो मतलब एक्सप्लिसिटली आप लिखते हो, तो वो फंक्शंस क्या कहलाते हैं, आपके यूजर डिफाइंड फंक्शंस, है ना। मैं एक बार और रिपीट करता हूँ, द फंक्शंस दैट वी क्रिएट इन अ प्रोग्राम, ऐसे फंक्शंस जो कि आप क्रिएट करते हो आपके प्रोग्राम में, आर नोन एज यूजर डिफाइंड फंक्शंस। In other words, you can say that a function created by user is known as user defined function. ऐसे functions जो कि कौन create करेगा, user अगर create करता है, तो इसलिए हम उसे क्या बोलते हैं, user defined function बोलते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है void show। अब यहाँ void show क्या है, तो ये void show यूजर ने क्रिएट किया हुआ एक फंक्शन है, तो इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। और अगर हम बात करते हैं हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो यहाँ पर जितने भी प्रोग्राम्स आप बनाएंगे या जितने भी प्रोग्राम्स आपने बनाए हैं, और उन प्रोग्राम्स में अगर आपको यहाँ पर फंक्शन की नीड लगती है,
तो या तो आप प्री डिफाइंड फंक्शन डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हेडर फाइल इंक्लूड कर, या फिर आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आने वाले प्रोग्राम्स में फंक्शंस को क्रिएट करेंगे। और अगर आप फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, तो वो फंक्शन कहलाते हैं आपके यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, क्या जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है पी पॉइंट्स, है ना, फ्यू पॉइंट्स टू नोट रिगार्डिंग फंक्शंस, जिसमें सबसे पहला देके रखा हुआ है मेन इन सी प्रोग्राम इज ऑल्सो अ फंक्शन। यस, जो आप आपका प्रोग्राम क्रिएट करते हो और उसमें जो सबसे पहले आप लिखते हो वॉइड मेन, तो वो जो वॉइड मेन जो लिखा है वो भी क्या है, आपका फंक्शन है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, ईच सी प्रोग्राम मस्ट हैव एटलीस्ट वन फंक्शन विच इज मेन, कि जो भी आप प्रोग्राम बनाते हैं तो उसमें एटलीस्ट एक फंक्शन तो होता ही है, और वो जो एक फंक्शन होता है वो है फंक्शन आपका मेन फंक्शन। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की, तो देयर इज नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ फंक्शंस। अब नो लिमिट ऑन नंबर ऑफ फंक्शंस मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि आप आपके प्रोग्राम के अंदर n नंबर ऑफ फंक्शंस क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ऐसी कोई लिमिट नहीं है कि आप सिंगल फंक्शन क्रिएट कर सकते हो, या आप दो फंक्शन या आप चार फंक्शन क्रिएट कर सकते हो। आप n नंबर ऑफ फंक्शंस आपके प्रोग्राम में क्रिएट कर सकते हो। फिर अगर हम बात करें यहाँ पर, क्या सी प्रोग्राम कैन हैव एनी नंबर ऑफ फंक्शन, है ना, सी प्रोग्राम के अंदर अब अगर आपके पास में लिमिट नहीं है तो आपके पास में एनी नंबर ऑफ फंक्शन यहाँ पर क्या हो सकते हैं, आ सकते हैं। फिर अगर हम बात करें क्या इसके अलावा, तो अ फंक्शन कैन कॉल इटसेल्फ एंड इट इज नोन एज रिकर्शन। मतलब यहाँ पर अगर आप कोई फंक्शन बना रहे हैं और अगर वो फंक्शन खुद को ही कॉल करता है, तो उस कंसेप्ट को आप क्या बोलते हैं, रिकर्शन। A function can call itself, फंक्शन खुद को ही कॉल कर सकता है, एंड इट इज नोन एज रिकर्शन, और उस कंसेप्ट को आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, रिकर्शन। रिकर्शन होता क्या है, इसको और डिटेल में हम देखेंगे हमारे आगे के सेशन में। फिर अब अगर हम बात करते हैं कि ये तो हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस करे रिगार्डिंग फंक्शन, अब इसके अलावा अगर हम बात करें कि फंक्शन में क्या आता है, तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं यहाँ पर फंक्शन एस्पेक्ट्स। अब ये एस्पेक्ट्स है क्या, तो आप सिंपली ऐसा बोलेंगे कि अब यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शन से ही हमें डील करना है, क्योंकि प्री डिफाइंड फंक्शन तो ऐसे फंक्शन होते हैं जो ऑलरेडी डिफाइंड है ना, प्री डिफाइंड फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइंड है, आप उन्हें तो डिफाइन करेंगे नहीं। तो फिर अब इस केस में क्या, तो इस केस में यहाँ पर अब आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली अपने फंक्शंस क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। और अगर अब आप यहाँ पर अपने खुद के फंक्शंस क्रिएट करते हैं, तो उस केस में आपको यहाँ पर 3 एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करना पड़ेगा, जिसमें से सबसे पहले देकर रखा है आपको फंक्शन डिक्लेरेशन, फिर सेकंड है आपका फंक्शन कॉल, और फिर थर्ड है आपका फंक्शन डेफिनेशन। अगर मैं बात करता हूँ डिक्लेरेशन की, तो डिक्लेरेशन में आपको सिंटैक्स दिख रहा है यहाँ पर, सबसे पहले लिखा है रिटर्न टाइप। अब ये रिटर्न टाइप क्या हो सकता है, तो ये रिटर्न टाइप आप ऐसा बोलोगे आपका इंटीजर हो सकता है, आपका फ्लोट हो सकता है, आपका वॉइड हो सकता है, आपका डबल हो सकता है, आपका कैर हो सकता है। ठीक है, और भी अलग अलग हो सकते हैं, जैसे लॉन्ग हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है। ठीक है, वहीं पर फिर देके रखा हुआ है फंक्शन नेम, मतलब यहाँ पर आएगा आपके पास में फंक्शन का नाम, और उसके बाद में फिर आप ऐसा बोलेंगे कि आपके पास में देकर रखी हुई है आर्ग्यूमेंट लिस्ट। अब ये आर्ग्यूमेंट लिस्ट आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये ऑप्शनल होती है, कि अगर यहाँ पर आपके पास में आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं तो आप मेंशन करेंगे, नहीं आ रहे हैं तो आप यहाँ पर मेंशन नहीं करेंगे। फिर उसके बाद में होता है फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल के केस में आप सिंपली क्या मेंशन करेंगे, फंक्शन नेम। फंक्शन नेम के अंदर आपने क्या लिखा हुआ है यहाँ पर एज आर्ग्यूमेंट में, आर्ग्यूमेंट लिस्ट। अगर यहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं तो आप मेंशन करेंगे, नहीं होते हैं तो आप मेंशन नहीं करेंगे। और फाइनली आपके पास में आता है डेफिनेशन। तो डेफिनेशन के केस में आपको देकर रखा हुआ है रिटर्न टाइप, कि अगर यहाँ पर आप किसी स्पेसिफिक फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट क्रिएट करते हैं, तो वो स्पेसिफिक फंक्शन क्या या तो कोई वैल्यू रिटर्न करेगा या नहीं करेगा। करता है तो इंटीजर आ जाएगा, फ्लोट आ जाएगा, डबल आ जाएगा, कैर आ जाएगा, लॉन्ग आ जाएगा, और नहीं करता है तो वॉइड आ जाएगा। उसके बाद में देखिए रखा है फंक्शन का नेम और फिर आर्ग्यूमेंट के लिस्ट। अगर यहाँ पर कॉलिंग के टाइम पर आप आर्ग्यूमेंट पास करते हैं, तो डिक्लेरेशन में भी आर्ग्यूमेंट आएंगे, और फिर आपको डेफिनेशन पार्ट में भी आर्ग्यूमेंट को हैंडल करने के लिए मेंशन करना पड़ेगा। और उसके अंदर आकर फिर आपके पास में क्या देकर रखी हुई है, फंक्शन की बॉडी। तो इस तरीके से यहाँ पर आप फंक्शन के एस्पेक्ट्स क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं। किस केस में, यूजर डिफाइंड फंक्शन में। अगर हम बात करें कि ऐसे प्रोग्रामिंग में कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कि अगर मुझे प्रोग्राम क्रिएट करना है उसमें मैं कैसे इंक्लूड करूंगा, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ दिख रहा है फंक्शन स्ट्रक्चर, फॉर्मेट 1 एंड फॉर्मेट 2। अब ये दो फॉर्मेट कैसे, तो सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं फॉर्मेट 1 को, तो यहाँ पर देके रखा है हेडर फाइल्स। पहले आपके पास में हेडर फाइल्स आएंगी,
फिर आप फंक्शन का डिक्लेरेशन करेंगे, है ना। सिंपल सी बात है कि अगर आप यहाँ पर यूजर डिफाइंड की बात कर रहे हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात कर रहे हैं, तो उस केस में आपको सबसे पहले कंपाइलर को ये इंटीमेट करना पड़ेगा कि यहाँ पर इस स्पेसिफिक नाम का फंक्शन कहीं ना कहीं उसे इन फ्यूचर मिलने वाला है, कि अगर उस स्पेसिफिक फंक्शन की कॉलिंग होती है तो वो वहां पर एरर ना दे। ऑब्वियसली कि यहाँ पर आप जो सिंपल सी बात है, आप फंक्शन क्रिएट करेंगे तो वो तो अपने नीड के अकॉर्डिंगली आप वहाँ पे नेम मेंशन करेंगे। वो नेम कंपाइलर को तो पता नहीं होगा कि यार यहाँ पर इस स्पेसिफिक फंक्शन किस स्पेसिफिक नेम से आपकी फंक्शन की कॉलिंग हो रही है। तो आप पहले ही कंपाइलर को क्या कर देंगे, इंटीमेट कर देंगे कि उसको इन फ्यूचर, है ना, या इन फर्दर सेट ऑफ स्टेटमेंट्स ये स्पेसिफिक जो फंक्शन डिक्लेरेशन लिखा है थ्रू फंक्शन डिक्लेरेशन और विद द हेल्प ऑफ फंक्शन डिक्लेरेशन आप कंपाइलर को ये पहले से ही इंटीमेट कर देंगे कि इस स्पेसिफिक सिग्नेचर का फंक्शन आपको आगे मिलने वाला है, या इस स्पेसिफिक फंक्शन के सिग्नेचर के अकॉर्डिंगली फंक्शन की कॉलिंग होने वाली है, ताकि वो डिक्लेरेशन के अकॉर्डिंगली फंक्शन का डेफिनेशन पार्ट मैच कर ले और उसके बाद में जब कॉलिंग होती है तो डायरेक्टली कंट्रोल उसके डेफिनेशन पार्ट पर भेज दे। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि मैं अगर डायरेक्टली डेफिनेशन पार्ट ही अगर मेन फंक्शन के ऊपर लिख देता हूं, तो उस केस में मुझे फंक्शन को डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। मैं डायरेक्टली कॉलिंग करूंगा तो मुझे ये पता रहेगा, या इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हैं कि कंपाइलर को ये पता रहेगा कि यहाँ पर ये जो फंक्शन की कॉलिंग हो रही है इसके जो इसका जो डेफिनेशन पार्ट है उसको मैं ऑलरेडी कंपाइल कर आ चुका हूँ। तो डायरेक्टली कंट्रोल कहाँ भेजना है वो कंपाइलर वहां पर कंट्रोल ट्रांसफर कर देगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, फॉर्मेट 1 भी यूज कर सकते हो आप, और फॉर्मेट 2 भी आप यूज कर सकते हो। फिर अगर हम बात करते हैं कि इसके अलावा फिर क्या आता है, तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर, तो जैसा कि आपको एग्जाम्पल में दिख रहा है, आपने सबसे पहले हेडर फाइल्स यूज करी है। हेडर फाइल के बाद में आपने यहाँ पर लिखा है वॉइड मैसेज। अब ये वॉइड मैसेज क्या है, तो ये वॉइड मैसेज सिंपली आपने अभी जो देखा था कि हेडर फाइल के बाद में फंक्शन का डिक्लेरेशन है, तो यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है हैश इंक्लूड कोनी डॉट एच के बाद में वॉइड मैसेज, तो ये सिंपली क्या है आपका डिक्लेरेशन। अब ये डिक्लेरेशन यहाँ पर हो गया है। अब कंपाइलर ने क्या देखा है कि ये फंक्शन का डिक्लेरेशन जो हुआ है इस सिग्नेचर का कहीं डेफिनेशन पार्ट है क्या, तो ये वॉइड मैसेज नाम का जो दे के रखा हुआ है राइट हैंड साइड पर एक फंक्शन, तो कंपाइलर ने इसे मैच कर लिया। फिर उसके बाद में जब एंट्री मिली है ना वॉइड मेन के अंदर, है ना, तो अब जब वॉइड मेन के अंदर आने के बाद में मैसेज नाम के फंक्शन की जब कॉलिंग हो रही है, तो कंपाइलर को ये पता है कि ये स्पेसिफिक फंक्शन की कॉलिंग पर इसे कहाँ पर इसके डेफिनेशन पार्ट पर लेकर जाना है। तो कंपाइलर डायरेक्टली यहाँ पर क्या कर देगा, मैसेज की कॉलिंग करेगा, और यहाँ पर है ना जैसे हमने हमारा जो प्रोग्राम क्रिएट किया है उसमें जैसे ही मैसेज मिला है वैसे ही यहाँ पर मैसेज से मैसेज नाम के फंक्शन की कॉलिंग होगी और कंट्रोल चले जाएगा वॉइड मैसेज पर, एंट्री मिलेगी, एग्जाम्पल ऑफ मैसेज प्रिंट होगा, और उसके बाद में जब ये फंक्शन चल जाएगा तो कंट्रोल वापस से कहाँ पर आएगा, आपके मैसेज पर आएगा, बोले तो फंक्शन कॉल पर आएगा जहां से कॉलिंग हुई है, और उसके बाद में आपके मेन फंक्शन के क्लोजिंग ब्रेसेस से ही आपका प्रोग्राम टर्मिनेट होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो एग्जांपल दिख रहा है इसमें आपको एक चीज समझ में आ रही है कि आपने पहले डिक्लेरेशन किया है, डिक्लेरेशन के बाद में आपको एंट्री मिली है, एंट्री मिलने के बाद में आपका यहाँ पे कंट्रोल जा रहा है मैसेज पर, और मैसेज पर जाने के बाद में वो मैसेज वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हुआ है, और उसके बाद में कंट्रोल वापस से आ रहा है आपके मैसेज पर जहाँ से फंक्शन की कॉलिंग हुई है, और मेन फंक्शन के क्लोजिंग मैसेज के साथ में आपका प्रोग्राम यहाँ पर क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर आप क्या करेंगे, फंक्शंस को क्रिएट करेंगे। आप यहाँ पर मैसेज को n नंबर ऑफ टाइम्स क्या कर सकते थे, कॉल कर सकते थे। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं कि यार ये तो हमने एग्जांपल देखा है, अब इसके बाद में हम हमारी प्रोग्रामिंग में इसे इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, तो इम्प्लीमेंट करने के भी पहले आपके पास में आता है देयर कैन बी 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन। आपके पास में जो आप फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने वाले हो वो 4 टाइप के हो सकते हैं, और वो जो 4 टाइप के हो सकते हैं उसमें सबसे पहला टाइप जैसा कि आपको दिख रहा है, फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू। मतलब आप यहाँ पर जब फंक्शन को कॉल करेंगे जैसा कि आपने अभी यहाँ पर देखा है क्या कि अब ये जो मैसेज दे के रखा हुआ है इस मैसेज के अंदर जो पैरेंथेसिस है ना, जैसा कि आपने यहाँ पर कॉलिंग में मैसेज देखा है, ये जो पैरेंथेसिस है यहाँ पैरेंथेसिस में कुछ आपने मेंशन किया है क्या, नहीं। मतलब आप फंक्शन की जब कॉलिंग कर रहे हैं, जब मैसेज कॉल हो रहा है
जब मैसेज इन्वोक हो रहा है तो वहां पर आपने उसके पैरेंथेसिस में अगर कुछ भी नहीं दिया है, इसका मतलब नो पैरामीटर। अब नो पैरामीटर है तो सिंपल सी बात है कि यार यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड पर आपने डेफिनेशन बनाया है, इस डेफिनेशन में वॉइड मैसेज में पैरेंथेसिस के अंदर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि कॉलिंग के टाइम पे जब आपने कुछ पास ही नहीं किया है तो हैंडल करने वाला भी कोई नहीं होगा। उसके बाद में एंट्री मिलेगी, एंटर मिलने के बाद में स्टेटमेंट प्रिंट होगा, और जब कंट्रोल वापस से मैसेज पर जाएगा तो कोई वैल्यू लेकर नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर कोई भी रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, और रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है तो आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट और नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न वैल्यू। अब इसी तरीके से आप ऐसा बोल सकते हैं कि हम हमारे प्रोग्राम को ऐसा फ्रेम करेंगे जिसमें हम मेंशन कर सकते हैं फंक्शन विद नो आर्ग्यूमेंट एंड अ रिटर्न वैल्यू, या फिर आप ऐसा बोल सकते हैं फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड नो रिटर्न वैल्यू, या आप ऐसा बोल सकते हैं फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट्स एंड अ रिटर्न वैल्यू। तो इस तरीके से आप क्या बोल सकते हैं कि आप अगर यहाँ पर यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं तो आपका जो फंक्शन है वो इन 4 टाइप में से किसी भी एक टाइप का हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं कि अब हम हमारे फंक्शन की प्रोग्रामिंग करेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, कैसे हम यहाँ पर फंक्शन क्रिएट करेंगे, तो चलते फिर हम हमारे टर्बो C7 पर और वहां पर देखते हैं कि हम हमारे फंक्शन की प्रोग्रामिंग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसा कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है आपको टर्बो C7, हम ओपन कर लेते हैं। टर्बो C7 को हम यहाँ पर ओपन करते हैं, ठीक है। तब यहाँ पर आपको टर्बो C7 दिख रहा है आपकी स्क्रीन पर, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टर्बो C7 की, है ना, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे टर्बो C7 की, तो अब इस केस में क्या होगा, तो मुझे यहाँ पे सबसे पहला कंसेप्ट बताना है किसका, फंक्शन विथ नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न टाइप, है ना, या ऐसा बोल सकते हैं फंक्शन विथ नो आर्ग्यूमेंट एंड नो रिटर्न वैल्यू, ठीक है। मतलब मैं ऐसा बोलूंगा कि यहाँ पे ना ही मैं कोई पैरामीटर या ना ही कोई मैं आर्ग्यूमेंट पास करूंगा और ना ही वहां से मुझे कुछ वैल्यू रिटर्न होकर मिलेगी। तो मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ क्या, नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न वैल्यू। मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न वैल्यू। तो अब कैसे क्या करेंगे अपन यहाँ पर, तो ध्यान से देखेंगे यार। सबसे पहले मैंने बोला ये मुझे यहाँ पर डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब डिक्लेयर करना पड़ेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपके पास में, तो यहाँ पर आपके पास में आ जाएगा फंक्शन का डिक्लेरेशन पार्ट। मैंने बोल दिया फंक्शन डिक्लेरेशन। अब सिंपल सी बात है, अगर आपको यहाँ पर कोई फंक्शन बनाना है तो आपको पहले से ही उसका नेम तो डिसाइड करना पड़ेगा। आपने यहाँ पर ऐसा बोला कि मुझे यहाँ पर डिस्प्ले नाम का एक फंक्शन बनाना है, तो मैंने क्या करा यहाँ पर, मैंने यहाँ पर सिंपली लिख दिया है void एंड हियर आई राइट डिस्प्ले। तो अब इससे क्या हो गया, यहाँ पर आपने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया है। इससे कंपाइलर को ये समझ में आ जाएगा कि यार ये फंक्शन यूजर ने खुद से क्रिएट किया है। तो कंपाइलर डायरेक्टली इस डिक्लेरेशन के करस्पॉन्डिंग क्या सर्च करेगा कि इसका अब डेफिनेशन कहाँ लिखा है। तो आप यहाँ पर इसका डेफिनेशन मेंशन करोगे यहाँ पर, तो आपने यहाँ पर क्या लिख दिया है, फंक्शन डेफिनेशन। तो यहाँ पर मैंने डेफिनेशन लिखा है ना। अब ये मैंने कमेंट में लिख रहा हूँ ताकि आपको पता रहे कि डिक्लेरेशन कहाँ हो रहा है और डेफिनेशन कहाँ आ रहा है। तो मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, मैंने यहाँ लिख दिया void डिस्प्ले। अब मैंने यहाँ पर ऐसा कुछ लिखा। अब मैं यहाँ पर करूंगा क्या, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, तो मैंने यहाँ पर सिंपली ऐसा लिख दिया है एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन। मैंने सिंपली ऐसा मेंशन कर दिया। तो कंपाइलर क्या करेगा, तो कंपाइलर सिंपली ये देखेगा कि हाँ ये स्पेसिफिक फंक्शन को यूजर ने डिक्लेयर किया है, तो इसका डेफिनेशन पार्ट कहाँ है। उसने उसका डेफिनेशन पार्ट देख लिया है लिंक करके कि हाँ यहाँ पर ये सब कुछ सिग्नेचर के अकॉर्डिंगली सही है। अब इसके बाद में जब आपके मेन फंक्शन को कॉल करता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपका कंट्रोल यहाँ पर मेन फंक्शन के अंदर एंट्री करेगा, स्क्रीन क्लियर होगी। अब इसके बाद में यहाँ पर लिखा हुआ आपको मिलेगा क्या, तो यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा डिस्प्ले। अब यहाँ पर अगर ये डिस्प्ले लिखा हुआ मिलेगा, तो ये जो डिस्प्ले लिखा है आपने, ये सिंपली क्या है आपका, तो ये है आपका फंक्शन कॉलिंग। ये क्या है आपकी फंक्शन की कॉलिंग। अब फंक्शन की कॉलिंग है तो इससे होगा क्या, तो इससे सिंपली ये होगा कि जैसे ही कंट्रोल डिस्प्ले पर आएगा, तो कंपाइलर ने ऑलरेडी क्या करके रखा हुआ है कि उसने देख कर रखा हुआ है कि डिस्प्ले का डिक्लेरेशन है, तो अगर कॉलिंग होती है तो उसे कहाँ पर शिफ्ट करना है, कहाँ पर कंट्रोल लेकर जाना है। तो जैसे ही डिस्प्ले नाम के फंक्शन की कॉलिंग हुई है, कंपाइलर डायरेक्टली डिस्प्ले को उठाकर लेकर आ जाएगा कहाँ पर, उसके डेफिनेशन पार्ट पर।
डेफिनेशन पार्ट पर लाने के बाद में एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन प्रिंट होगा, कंट्रोल वापस से डिस्प्ले पर जाएगा, या ऐसा बोल सकते हैं कि जहां से आपकी कॉलिंग हुई है कंट्रोल वापस से उस फंक्शन के पास में जाता है जहां से कॉलिंग हुई है, उसके बाद के स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करेगा। यहाँ पर मिला है मुझे गेट ch, और मेन फंक्शन के बाद में क्लोजिंग ब्रेसेस के साथ में आपका मेन फंक्शन या आपका प्रोग्राम क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो अगर मैं बात करूं इससे मुझे थोड़ा सा और अगर क्लियर करना है और थोड़ा सा प्रॉपरली अगर बताना है तो अपन एक काम ऐसा करते हैं, है ना, मैं एक फ्लो एक्सप्लेन करता हूं आपको कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैंने यहाँ पर क्या मेंशन कर दिया, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है बिफोर कॉलिंग, कि बिफोर कॉलिंग आपका ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा। और फिर मैंने यहाँ पर क्या कर दिया है, मैंने यहाँ पर सिंपली मेंशन कर दिया है प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ में मैं यहाँ पर क्या मेंशन कर देता हूँ, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है आफ्टर, है ना, मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है आफ्टर कॉलिंग। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया आफ्टर कॉलिंग। ठीक है, मैंने ऐसा कुछ लिखा, मैंने इसे सेव किया, सेव करके हम इसे रन करेंगे। अब जैसे ही मैंने कंपाइल किया और कंपाइल करके मैंने रन किया, तो अब आप यहाँ देखेंगे आपको एक एरर मिल रही है। अब ये एरर में आपने क्या कर दिया, यहाँ पर आपने कुछ मिस्टेक करी है, अनडिफाइंड सिंबल डिस्प्ले। ठीक है, अब देखते हैं अपन यहाँ पर, तो मैंने यहाँ पर मिस्टेक करी है स्पेलिंग में, है ना, मैंने यहाँ पर स्पेलिंग में क्या कर दिया, मिस्टेक कर दी है। तब यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, डिस्प्ले। ठीक है, क्योंकि सिंपल सी बात है, अब यहाँ पर अब ये जो मुझे एरर मिली ये कैसे मिली, क्योंकि कंपाइलर ने सबसे पहले डिक्लेरेशन सर्च किया, हाँ, कंपाइलर ने यहाँ पर उसका डेफिनेशन पार्ट किया, हाँ, लेकिन जब कंपाइलर को मेन के अंदर एंट्री मिली है और यहाँ पर जब डिस्प्ले की स्पेलिंग जब मैंने मिस्टेक कर दी थी यहाँ पर, है ना, मैंने एल और ए में आगे पीछे उसको कर दिया था, है ना, तो उस केस में क्या हुआ कि यार उसे यहाँ पर ना ही डिक्लेरेशन मिला ना ही डेफिनेशन मिला, तो सिंपल सी बात है कंपाइलर ने यहाँ पर आपको क्या दे दिया, एरर दे दिया। तो अब अगर हम यहाँ पर इसे सेव करते हैं और फिर से इसे हम कंपाइल और फिर रन अगर करते हैं, तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको पहला मिला है बिफोर कॉलिंग, बिफोर कॉलिंग के बाद में फिर क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन, और उसके बाद में कंट्रोल जब वापस से ऊपर आ गया है तो उसके बाद में लिखा हुआ आ गया है आफ्टर कॉलिंग। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या किया है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपने एक बेसिक, है ना, फंक्शन का क्या देखा है, कंसेप्ट देखा है। और इस बेसिक कंसेप्ट में आपने यहाँ पर क्या देखा है कि कैसे आप डिक्लेरेशन करते हैं फंक्शन का, कैसे आप यहाँ पर कॉलिंग करेंगे आपके फंक्शन की, और कैसे आप यहाँ पर डेफिनेशन पार्ट मेंशन करेंगे। अब अगर हम बात करें कि हमने एक फॉर्मेट 2 भी देखा था कि अगर मैं डेफिनेशन ऊपर कर देता हूँ तो डिक्लेरेशन नहीं भी करूंगा तो भी चल जाएगा, तो ठीक है हम वैसा भी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर क्या किया, इसे सेव एज, मैं यहाँ पर आया सी यूनिक प्रो, और यहाँ आने के बाद में मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया prog 79, मैंने करा इसे एंटर, और एंटर करने के बाद में मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर आए, है ना, मैंने इसे सेव एज कर लिया है। अब मैं यहाँ पर आने के बाद में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने डिक्लेरेशन को हटा दिया, और डिक्लेरेशन हटाने के बाद में मैंने क्या करा, यहाँ पर जो डेफिनेशन देकर रखा हुआ है ना, अब डेफिनेशन जो देकर रखी हुई है मैं यहाँ पर इसे क्या कर दूंगा, कट, और कट करने के बाद में मैं यहाँ पर क्या करूंगा, तो मैंने यहाँ पर कर दिया है पेस्ट। अब मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो अब इससे क्या हो रहा है, इससे सिंपली ये हो रहा है कि अब यहाँ पर डेफिनेशन पार्ट आपका ऊपर आ गया है, आप मेन के अंदर जब एंट्री करेंगे तो यहाँ से आपकी कॉलिंग होगी। अब कंपाइलर को डेफिनेशन पार्ट ऑलरेडी मिल चुका है, तो जब जैसे ही आप कॉलिंग करोगे वैसे ही वो कंट्रोल को कहाँ पर पहुंचा देगा, आपके डिस्प्ले पर पहुंचा देगा। वहां पर आपका एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन डिस्प्ले होगा, कंट्रोल वापस से नीचे आएगा और फिर आफ्टर कॉलिंग प्रिंट हो जाएगा। तो देखते हैं यहाँ पर मैंने इसे सेव किया, सेव करने के बाद में मैं यहाँ पर इसे रन कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपने ऊपर फंक्शन का डेफिनेशन मेंशन करा है और बाद में अपने फंक्शन की कॉलिंग करी है। मैंने इसे रन किया तो आपको सेम आउटपुट मिलेगा, बिफोर कॉलिंग, एग्जांपल ऑफ फंक्शन और आफ्टर कॉलिंग। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने यहाँ पर आपके बेसिक, है ना, फंक्शन के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कर देखा है कि आप कैसे फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में। अगर आप ऐसा बोलते हैं कि अगर हमें यहाँ पर n नंबर ऑफ टाइम फंक्शन को कॉल करना है तो हाँ ठीक है आप कर सकते हो। यहाँ पर आपने यहाँ आकर क्या कर दिया, आपने यहाँ पर आकर लिख दिया डिस्प्ले। ठीक है, यहाँ पर आपने क्या कर दिया है, डिस्प्ले। यहाँ पर फिर से आपने क्या लिख दिया है, डिस्प्ले। अब अगर यहाँ पर आपने 3 टाइम्स डिस्प्ले लिखा है तो अब देखेंगे अपन यहाँ पर क्या मिलेगा मुझे आउटपुट। मैंने यहाँ पर इसे रन किया, रन करने पर देखेंगे आप यहाँ पर क्या मिला है, बिफोर कॉलिंग, एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन, एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन, एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन। हम अगर इसे थोड़ा सा और क्लियरिटी से देखना चाहते हैं तो उस केस में हम ऐसा कुछ कर सकते हैं यहाँ पर कि मैंने एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन के बाद में लगा दिया है स्लैश n,
मैंने इसे सेव किया, मैंने यहाँ पे से फिर से रन किया, तो आपको मिलेगा बिफोर कॉलिंग एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन, फिर एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन, फिर एग्जाम्पल ऑफ फंक्शन, और फाइनली आपको क्या मिलेगा आफ्टर कॉलिंग। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर क्या किया है, इस तरीके से यहाँ पर आपने आपके फंक्शन के कंसेप्ट को इम्प्लीमेंट कर कर देखा है। फिर अगर हम बात करें यार, हमने यहाँ पे जो टाइप्स देखे थे यूजर डिफाइंड फंक्शन के, जिसमें से अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया है नो पैरामीटर एंड नो रिटर्न टाइप। अगर मुझे इस पे कोई ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, लाइक मैंने अभी यहाँ पे तो सिंपल सा सिर्फ एक मैसेज प्रिंट करवाया है, तो फिर अब अगर मुझे यहाँ पे कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करना है प्लस इसके रिमेनिंग अगर टाइप्स मुझे देखना है कि उनके प्रोग्राम्स कैसे क्या यहाँ पर क्रिएट होंगे, तो वो फिर हम कवर अप करेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में। ठीक है, थैंक यू।